नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद अब सांसद राजवी प्रताप रूडी ने भी कह दिया है कि सभी जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता और सांसद राजवी प्रताप रूडी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पप्पू यादव के चुनावी एफिडेविट में अपराधों की लिस्ट गिनाते हुए तंज कसते हुए कहा कि अपराधी मंदिर में बैठ जाए तो संत नहीं हो जाता। रूडी ने एम्बुलेंस को लेकर लगाए गए आरोपों पर भी जवाब दिया और अपना पक्ष रखा। बिहार के एम्बुलेंस कांड को लेकर अब राजवी प्रताप रूडी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। सभी आरोप जो उनके ऊपर लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पप्पू यादव बिना इजाजत के उनके घर घुसे ये बहुत गलत है और उन्होंने पप्पू यादव पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। आपको बता दें कि जिस तरीके से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद राजनीति गर्म हो गई है और अब तमाम आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुमार गौतम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुमार, जिस तरीके से पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही राजवी प्रताप रूडी से सवाल पूछे जाने लगे थे, ऐसे में उन्होंने चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि वो जनता के हित में काम कर रहे हैं और पप्पू यादव के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं सभी बेबुनियाद हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि पप्पू यादव जब एम्बुलेंस का उद्भेदन करते हैं, बताते हैं कि जिसके घर के, जिसके आसपास, जिसके सामुदायिक भवन से या जिनके संसदीय क्षेत्र से ये एम्बुलेंस निकलता है और बिहार के अंदर एम्बुलेंस को लेकर के लोगों के बीच में आपाधापी है, तो आखिर ऐसे में कौन सी वजह है कि 2019 से यहाँ पे एम्बुलेंस पड़ी हुई है। पप्पू यादव जब सवाल पूछ रहे थे तो उनका खामियाजा पप्पू यादव को भुगतना पड़ा और सरकार ने या फिर कह सकते हैं कि प्रशासन ने या फिर कोर्ट ने, न्यायालय में 32 साल पुराने एक मामले में वहाँ मधेपुरा के एक मामले में 1982 की 1989 की घटना पर आपराधिक संज्ञान लेते हुए इनको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद लगातार ये मामला पूरे बिहार की तरफ से ये लोग पूछ रहे थे, पप्पू यादव के समर्थक पूछ रहे थे कि आखिर जब ये पूरे मामले का उद्भेदन पप्पू यादव करते हैं, जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव करते हैं, तो आखिर उसके एवज में उनको रिप्लाई क्यों नहीं करते। राजीव प्रताप रूडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया में आकर के अपनी बात क्यों नहीं रखते। लिहाजा उन्होंने ये जरूर कहा कि 8 दिनों का वक्त उन्हें दिया गया, लेकिन ये पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद ये आते हैं सामने, यानी कि इनको पता है कि अब कोई रिप्लाई करने वाला नहीं है, अब वो रिप्लाई करने वाला जेल में है या इलाज करा रहा है। कुमार, जिस तरीके से राजवी प्रताप रूडी ने अब जाकर अपनी चुप्पी तोड़ी है, कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि जब पप्पू यादव जेल में नहीं थे उस दौरान किसी भी तरीके का कोई बयान सामने नहीं आया और अब जब पप्पू यादव जेल में है तब तमाम तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद अब सियासत और गर्म हो गई है। इसी मामले में अब विनय दुबे ने भी अपना बयान जारी किया है, जहां उन्होंने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है। तो वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पप्पू यादव का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है, इसके साथ ही लोगों से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। विनय दुबे ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार सरकार एम्बुलेंस चोर को बचा रही है और जननायक पप्पू यादव को गिरफ्तार कर उनकी हत्या की कोशिश की जा रही है। विनय दुबे बताया कि पप्पू यादव की रिहाई के लिए देश भर से सामाजिक कार्यकर्ता पटना में जुटेंगे और आंदोलन किया जाएगा। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि इस समय बिहार में जो कोरोना का प्रकोप है और उसके बाद जिस तरह से अगर कोई काम करने की कोशिश कर रहा है और मदद करने की कोशिश कर रहा है तो सरकार उसे भी मदद करने नहीं दे रही है।
आपके सामने अभी ताजा उदाहरण पप्पू यादव जी का है। संडे के दिन उनके खिलाफ वारंट निकाला जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई हुई थी कि कोरोना काल में किसी को भी गिरफ्तार न किया जाए। उसके बावजूद 5 घंटे तक यहाँ पे पटना में बिठाया जाता है प्रशासन द्वारा। पता नहीं किसके दबाव में पूरी प्रशासन एक्टिवेट हो जाती है और वारंट खोजा जाता है। हम लोगों की भी नेटवर्क है, हम लोगों ने भी पता किया कि वो 5 घंटे क्यों बिठाया गया था पटना में पप्पू यादव जी को, क्योंकि पुलिस के पास कोई पुख्ता वारंट नहीं था। जैसे वहीं सहरसा जिला अधिकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर इन दिनों बिहार सरकार के निशाने पर है। वहीं सहरसा जिला अंतर्गत आरण गांव में करोड़ों की लागत से बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों ताला लटका हुआ है, जिससे ग्रामीणों में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं युवा समाज सेवी सरोज आर्यन का कहना है कि एक तरफ सरकार कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने में प्रयासरत है और वहीं दूसरी ओर गांव में पीएचसी का नया भवन बनकर तैयार है, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की पहल की वजह से उसमें ताला लगा हुआ है, जिसके बाद उन्होंने सरकार से इसे जल्द से जल्द शुरू करवाने की मांग की है, जिससे आसपास ही नहीं बल्कि कई गांवों के लोग यहां आकर अपना इलाज करवा सकें। एक्चुअली हम लोग के समाज में और इस गांव के आसपास बहुत खुशी का माहौल था जिस समय जो है ये हॉस्पिटल बन रहा था और समाज में एक खुशी की लहर थी कि क्या कि अब यहाँ पे और गरीब को यहाँ पे सब सुविधा इलाज की मिलेगी। लेकिन अभी इस कोरोना काल में यदि ये हॉस्पिटल चालू रहता तो शायद मुझे लगता है क्या कि आसपास के 10 गाँव और 2-3 पंचायत के यहाँ पे गरीब जनता जो है इस महामारी बीमारी में यहाँ पे आके इलाज करवाता, इससे बेहतर रहता और समाज भी स्वस्थ रहता। कितने की लागत से बनी ये पता है कि और कब? लगभग 1,25,00,000 के समथिंग से बना हुआ है और सरकार और प्रशासन से एक ही मतलब आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द चालू करवाए, जो कि इस समाज के हित के लिए और जनता के हित के लिए काम हो जाए। सहरसा का ये स्वास्थ्य केंद्र है जो काफी लंबे समय से बंद पड़ा है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र को बना तो दिया गया, लेकिन इस पर ताला लटका हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। और अब ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस स्वास्थ्य केंद्र को खोला जाए ताकि लोगों को इलाज कराने में राहत मिले और यहाँ पर लोग अपना इलाज करा सके, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र बंद होने के चलते ग्रामीणों को दूर जाकर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नारा लगवा दी है। स्वास्थ्य केंद्र को खोलने की मांग की जा रही है। लोगों ने कहा कि जो स्वास्थ्य केंद्र है जब वो बना था तो उस वक्त लोगों में खुशी थी, लेकिन बनने के तुरंत बाद से ही स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा दिया गया, जिसके बाद अब लोग यही अपील कर रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं कि इस स्वास्थ्य केंद्र को जल्द से जल्द खोल दिया जाए। इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। तो पटना से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है। तो पटना से इस वक्त की अहम खबर, डॉक्टर के अग्रवाल और पटना के वरिष्ठ डॉक्टर प्रभात का निधन। डॉक्टर प्रभात का हैदराबाद में निधन हुआ है, बेहद दुखद खबर। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शोक जताया है, बेहद दुखद खबर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत झा हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रशांत जी, डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया और बेहद दुखद खबर। राखी, देखिए ये बहुत ही दुखद खबर इसलिए है कि बिहार के जाने माने डॉक्टर ही थे और साथ में आईएमए के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और डॉक्टर के अग्रवाल को पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। और ये सारे डॉक्टर वो डॉक्टर थे जिन्होंने रोगियों की लगातार अपने कोशिश भर बचाने की थी और ऐसे में वो खुद कोरोना संक्रमित हो गए थे
और कोरोना संक्रमित होने के बाद उनका इलाज चल रहा था, जहां डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया। लेकिन बिहार के लिए बहुत ही दुखद खबर है, और खास करके पटना के लिए, जो बड़े 2 डॉक्टर थे, वो 2 डॉक्टर आज अपने साथ नहीं रहे, पटना में नहीं रहे, और वो 2 डॉक्टरों की मृत्यु हुई है, जिसमें डॉक्टर के अग्रवाल हैं राखी, और दूसरे डॉक्टर प्रभात कुमार भी हैं, जिनकी मौत हुई है। और इस मौत से पूरा बिहार सदमे में है, क्योंकि हजारों लोगों को इन्होंने जिंदगी दी थी, लेकिन अपनी जिंदगी जब कोरोना से लड़ाई हुई तो उसमें वो हार गए हैं। राखी जी, प्रशांत जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो बेहद दुखद खबर, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है और हैदराबाद में उनका निधन हुआ है। वहीं मुजफ्फरपुर में बेलगाम बदमाशों का तांडव लगातार जारी है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने सेंट्रल बैंक में कैश लोड कर रहे कैश वैन को लूटने की कोशिश की। वहीं विरोध करने पर बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड को गोली मार दी। कार्रवाई में गार्ड ने भी एक अपराधी को गोली मारी। जानकारी के अनुसार गोली लगने के बाद भी बदमाश अपने साथी को लेकर भागने में सफल रहा। वहीं घायल गार्ड को आनन फानन में इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के संबंध में गार्ड अखिलेश कुमार ने बताया कि कैश वैन से कैश लोड किया जा रहा था। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। पूरी लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर छापेमारी कर रही है और जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आया और जैसे लोड होने लगा कि उधर से दोनों बाइक आया और 2 अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिस पर हमारे गार्ड साहब उसके जवाबी कार्रवाई फायरिंग किए, जिस पर एक को गोली लगा है। पीछे बाइक पर बैठा करके आगे बाइक से अपराधी भाग गया। लगभग कै राउंड फायरिंग किया होगा? करीब 5-6 राउंड उनका फायर हुआ है, तो लगातार। अपराधी कै राउंड फायरिंग किया है? 5-6 राउंड उनका भी फायर किया। गार्ड साहब की तरफ से कितना फायरिंग हुआ? ये तो गार्ड साहब बताएंगे। 2-3 राउंड गार्ड साहब की तरफ से फायर हुआ, जिसको फायर उसको लगा है और आगे बैठा करके आगे चला। नाम क्या है गार्ड साहब का? कितना पेटी रखा गया था? इंश्योरेंस साहब के गार्ड साहब विजय कुमार है, उनको फायर। वहीं एक तरफ पूरे बिहार में शराबबंदी है तो दूसरी तरफ लगातार शराब माफिया फल फूल रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर जिले का है, जहां बाबरगंज क्षेत्र के शकरुल्लाह चक में गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद किए गए। वहीं छापेमारी के दौरान 2 शराब माफियाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले की गुप्त सूचना भागलपुर सिटी एएसपी पूरन झा को मिली थी कि यहां से अवैध रूप से शराब का कारोबार किया जाता है, जिसके बाद सिटी एएसपी ने टीम गठित कर छापेमारी की। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने पहाड़पुर पीएचसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी डॉक्टरों और नर्सों को कोरोना योद्धा बताते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। इसके साथ ही सांसद पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के निर्देश पर पहाड़पुर पीएचसी में 2 ऑक्सी फ्लो मीटर भी भेंट किए गए। वहीं सांसद राधा मोहन सिंह को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि इस कोरोना की वैश्विक महामारी में बिहार में ऑक्सी फ्लो मीटर की बहुत कमी है, जिसे देखते हुए दिल्ली से ऑक्सी फ्लो मीटर मंगवाए गए हैं। कितना सुंदर ऑक्सीफ्लोमीटर अरे राज्य की कमी था और इस ऑक्सीफ्लोमीटर के चलते अरे राज्य में 2 पेशेंट मर गए जी। और हमने अपने ऐच्छिक कोर्स से लिखा। उस समय ये नहीं था कि ऐच्छिक कोर्स से ये आ जाएगा, तब तक उसके बाद बिहार सरकार ने हम लोग का विधायक का ऐच्छिक कोर्स ले ली है बिहार सरकार। उसके बाद गाइडलाइन है कि आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन हमने भी लिखा तो जिस पैसा को हमने रिलीज कर दिया उतना हो गया, बाकी पैसा कट गया। फिर भी जब देखे कि आने में दिक्कत है तो हमने मंत्री जी को पत्र लिखा। इस पत्र का हम पेपर में भी दिए थे और मंत्री जी से मांग किए कि भाई 100 किलोमीटर के चलते हमारे यहाँ जागरूक है, चिकित्सक हमारे जागरूक हैं, देश हमारा जागरूक है।
जो इस बीमारी को भी पकड़ लिया और इसका समुचित टीकाकरण आ गया और इसका जैसे 2 ड्रॉप पोलियो के नाम था उसी तरह 2 टीका कोरोना का नाम। वहीं हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से हमला किया है, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव को इस बुरे वक्त में सियासत नहीं करने की नसीहत दी है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिए गए पत्र को उन्होंने व्यर्थ की राजनीति का नाम दिया है। चीज साफ है कि बिहार में आम जनों की सेवा के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सदैव तत्पर है। सामूहिक किचन की व्यवस्था की गई है, तमाम लोगों को खाना मिल रहा है। अगर तेजस्वी यादव जी को लगता है कि वो सेवा के भाव से जनता के बीच में जाएं, तो वो जाएं सामूहिक किचन में, लोगों को खाना परोसे, उनकी मदद करें। उलूल जुलूल पत्र लिखने से कोई फायदा नहीं है। बिहार की जनता उनकी हकीकत को समझ। वहीं बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब ट्विटर से उतरकर औपचारिक तरीके से सीएम से संवाद कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर राज्य में स्वास्थ्य महकमे में अव्यवस्था, उदासीनता और भ्रष्टाचार व्याप्त होने की बात से अवगत कराया है। इसके साथ ही अपने पत्र में उन्होंने ग्रामीण इलाके में संक्रमण के व्यापक असर का भी जिक्र किया है। तेजस्वी ने पत्र के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार से सूबे के तमाम विधायक गण को संक्रमित मरीज के परिजनों से मिलकर मदद पहुंचाने के लिए इजाजत मांगी है। वहीं कैमूर जिले के मोहनिया स्थित शारदा ब्रजराज हाई स्कूल में लॉकडाउन के समय से आपदा विभाग द्वारा सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। सामुदायिक किचन के तहत जरूरतमंदों को 2 वक्त का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। किचन में उपलब्ध कराए जा रही सुविधाओं का जायजा बीते दिन सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिले के एसपी और डीएम मौजूद रहे थे। हाँ, मुख्यमंत्री से बात हुआ था क्या? बात हुआ है, बड़े अच्छा से पूछ रहे हैं, कार्ड कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं सर, अच्छा लग रहा है सर, उसको परामर्श कर रहे सर, आशीर्वाद दिया है। अच्छा, भोजन कैसा मिल रहा है यहाँ? बढ़िया मिल रहा है। क्या पूछना मंत्री जी? हाँ, मंत्री जी क्या? मंत्री जी पूछ रहे थे तुम्हारी क्या नाम है? चंद्रौता क्या करती है? तो हम करती घर पर काम करती है। अब बीमारी क्या कर रहे थे? हम कि बोरा उतरते है, यहाँ पर खाना मिल रहे हैं तो हमको हाथ में कैंसर मिल रहे हैं। क्या खाते हो? दाल भात सब्जी पापड़ अचार, सुबह में शाम में मिलता है दाल रोटी चावल सब्जी। क्या निर्देश करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई दिनों में सुबह के समय भी शाम के समय भी 7 दिनों के जो सामुदायिक रसोई चल रही है उसका समीक्षा किया गया, किस प्रकार की व्यवस्थाएँ अच्छी बात हो रही जो व्यवस्थाएँ थी प्रयास करेंगे। तो जो भी हमारे का प्रयास है इसको आगे बढ़ाने का हम लोग कल से प्रयास करेंगे कि सभी जो हमारे प्रखंड हैं उनमें कम से कम 1 सामुदायिक किचन और कहीं यदि आवश्यकता है तो ऐसे भी हम लोग सामुदायिक किचन सभी प्रखंडों में शुरू। वहीं बिहार में राजनीतिक तल्खियां हर स्तर पर देखने को मिल रही हैं। आरजेडी प्रमुख यादव की ओर से बीते दिन कार्यकर्ताओं के साथ हुई वर्चुअल बैठक में कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिवार की मदद करने का निर्देश दिया गया था। वहीं लालू के निर्देश के बाद पार्टी सदस्यों की ओर से नीतीश कुमार की सामुदायिक किचन का जवाब देने के लिए लालू की रसोई शुरुआत की गई है। अररिया में शुरू किए गए लालू किचन में जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ते हुए भी देखी गई। उद्देश्य यही है कि जो गरीब गुरबा जो लोग आते हैं, बहुत दूर दराज से हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं, कोरोना संक्रमित मरीज है जो कोरोना वार्ड में उसका अटेंडेंस को खाना नहीं मिल पाता है, वो आते रहता है, दूर दराज होटल खोजता है बिस्कुट खा के जीवन। तो ये हम इसको बहुत अच्छा कार्य मानते हैं जो गरीबों गुरबा के लिए लालू रसोई जो चालू हुआ है, जिससे लॉकडाउन तक चलेगा, जो आम गरीब गुरबा इससे खाना खाएंगे। ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। उद्देश्य यही है कि जहाँ भी शहरी क्षेत्र में ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले जो परिजन देहात से आते हैं, अपने कोरोना संक्रमित जो पेशेंट लोग आते हैं, उनके परिजन जो आते हैं, खाने के लिए वो लोग बिलखते रहते हैं। मार्केट में सरकार की तरफ से कोई रसोई नहीं है, तो हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के निर्देश के मुताबिक हम लोग हर
जिला में हर प्रखंड में जो है ये लालू रसोई चालू किए हैं, जिससे लोगों को भूखे नहीं मरने देंगे हम लोग गरीब गुरबा को। तो लालू की रसोई की शुरुआत की गई है। जिस तरीके से सीएम ने सामुदायिक किचन का उद्घाटन किया था और उसके बाद अब उसी के जवाब में लालू की रसोई की शुरुआत की गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है। वहीं वायरस के प्रकोप से बचने के लिए देश के मौजूद प्रतिष्ठित चिकित्सकों और वैज्ञानिकों की सलाह से प्रशासन नई नई गाइडलाइन जारी कर रहा है। इसी बीच जिला जेल के अंदर कैदियों और जेल कर्मचारियों के पास कोरोना वायरस पहुंच ना सके, इसके लिए जिला जेल के जेलर कुमार गुप्ता और उप जेलर कुंज बिहारी सिंह कई तरीके के देसी जुगाड़ को लेकर कैदियों और जेल स्टाफ पर प्रयोग कर प्रशासन के साथ आमजन के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। इसी दौरान जिला कारागार बलिया के जेलर अंजनी कुमार गुप्ता ने बताया कि गरारा करने से कोरोना से जंग जीती जा सकती है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।